नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है संसद। भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के गठन की बात की गई है। संसद के गठन में संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, फिर भी वो संसद का अंग होता है। यानी संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति है। भारत के संविधान की अनुच्छेद 79 में इसकी चर्चा की गई है। यानी हमारी संसद अनुच्छेद 79 के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है, जिसमें 3 इसके अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आज की हमारी चर्चा होगी राज्यसभा पर। आज हम राज्यसभा पर विस्तार से चर्चा करेंगे। राज्यसभा की संरचना यानी राज्यसभा का गठन भारत के संविधान की अनुच्छेद 80 में किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होगी और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? वर्तमान में इनकी संख्या 245 है। आपको कन्फ्यूजन होता होगा कि अधिकतम संख्या 250 है और वर्तमान संख्या 245 है। ऐसा क्या है? इसका अर्थ हुआ कि वर्तमान में 245 सदस्य है और अधिकतम 250 हो सकते हैं। यानी संसद को अगर 246 सदस्य करने हैं, 247 सदस्य करने हैं, यहाँ तक कि 250 सदस्य करने हैं, तो इसके लिए संविधान में संशोधन नहीं करना पड़े बारी बारी। इसलिए एक साथ में ही लिख दिया गया है कि अधिकतम संख्या 250 तक हो सकती है। इसी आधार पर हम संख्या को बढ़ाते रहते हैं और वर्तमान में ये संख्या कितनी है? 245। और 250 तक पहुंचने के लिए हमें संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है। इनमें से 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं और इनके निर्वाचन की पद्धति है अनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय प्रणाली। इसके बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे, जिसमें हमें पता चलेगा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का चुनाव और राज्य विधान परिषद का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली से होता है। 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति महोदय के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो आपको याद नहीं रखना है, आपको पता है कि टोटल सदस्य 245 है। अगर आपको दोनों संख्या में से कुछ एक संख्या भी याद रह जाती है तो आप जोड़ घटाव के माध्यम से याद रख सकते हैं कि निर्वाचित सदस्य 233 है और मनोनीत सदस्य 12 है और वर्तमान में सदस्य कितने हैं? 245। और ये 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किस क्षेत्रों से किया जाता है? इनका चयन कला, समाज सेवा, विज्ञान या साहित्य के क्षेत्र में जिस व्यक्ति को विशेष ज्ञान होता है या व्यवहारिक ज्ञान होता है, उन लोगों को राष्ट्रपति महोदय के द्वारा मनोनीत किया जाता है। संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि संसद विधि द्वारा निर्धारित करती है। यानी हमारे वर्तमान में 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, जिनमें से 3 क्षेत्र ऐसे हैं जो राज्यसभा के चुनाव में भाग लेते हैं, जिसमें पहला है दिल्ली से 3 सदस्य, पुडुचेरी से 1 सदस्य और जम्मू एंड कश्मीर से 4 सदस्य राज्यसभा में भाग लेते हैं। यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का निर्धारण संसद विधि द्वारा करेगी और इसी आधार पर संसद ने दिल्ली को, पुडुचेरी को और जम्मू कश्मीर के लिए सदस्यों का निर्धारण किया है। एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर 3 ही संघ राज्य क्षेत्र ऐसे हैं जिनको राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है, बाकी 5 को नहीं दिया गया है। राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में भरे जाने वाले स्थानों का आवंटन 4थी अनुसूची के अनुसार होता है। यानी
यानी राज्यसभा में टोटल 245 सदस्य हैं। और कौन से राज्य से कितने सदस्य आएंगे, इनका निर्धारण कौन करेगा? इनका निर्धारण भारत की अनुसूची यानी भारत की अनुसूची की चौथी अनुसूची के अकॉर्डिंग इनका विवरण दिया गया है। आप बियर एक्ट देखोगे तो उसमें यह लिखा हुआ है कि चौथी अनुसूची, और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन दिया गया है। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन दिया गया है, जिसमें बिहार को 16 सीटें, राजस्थान को 10 सीटें और सबसे अधिकतम उत्तर प्रदेश को 31 सीटें दी गई है। और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, जिसमें राज्यसभा के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया बताई गई, यानी राज्यसभा में कौन सदस्य भाग लेंगे, तो इसमें हमारे विधायक यानी एमएलए राज्यसभा के सदस्यों का चयन करते हैं। यानी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चयन किया जाता है। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य कौन होते हैं? हमारे एमएलए होते हैं, और वो राज्यसभा के सदस्यों का चयन करते हैं। यानी निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी, ये हमने भारतीय संविधान पर अन्य संविधानों का प्रभाव, इसमें हम देखते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। और इसमें आपको एक महत्वपूर्ण चीज ध्यान देनी है कि हमने राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से लिया है। और निर्वाचन की प्रक्रिया हमने कहां से ली है? निर्वाचन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से होने का अर्थ हुआ कि इनका चयन जनता द्वारा नहीं किया जाता है। जनता द्वारा नहीं किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है? जनता के प्रतिनिधि यानी विधायकों के द्वारा, एमएलए के द्वारा इनका चयन किया जाता है। विधानसभा के 10% या 10 सदस्यों का समर्थन होने पर ही आवेदन किया जा सकता है। यानी अगर विधायक 10% या फिर 10 विधायक किसी भी राज्य के अगर किसी व्यक्ति का नाम प्रस्तावित करते हैं, वो ही इसके लिए अपना नामांकन दर्ज कर सकता है। अब हम बात करते हैं मतों का कोटा। मतों का कोटा कुल वेद मतों अपॉन भरे जाने वाले स्थानों की संख्या +1 मल्टीप्लाई इसको +1 करेंगे, ये होता है मतों का कोटा निर्धारित करना। इनसे हम क्या चीज सीखेंगे? इनसे हम ये सीखेंगे कि राज्यसभा का सदन स्थायी सदन होता है। राज्यसभा का सदन कैसा सदन होता है? स्थायी सदन होता है। अब स्थायी कैसे होता है? क्योंकि यहां पर कोई भी सदस्य है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और 2 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यानी सभी सदस्य ना तो एक साथ रिटायर होते हैं और ना ही सभी सदस्यों का एक साथ चयन किया जाता है। तो इसमें आप देख रहे हो कि भरे जाने वाले स्थानों की संख्या, यानी उस राज्य में कितने सांसद सेवानिवृत्त हो चुके हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे राजस्थान में बात करते हैं कि 10 सीटें हैं, तो कुल वेद मत का अर्थ हुआ कि अगर इसमें वरीयता के आधार पर वोट दिया जाता है, ए सांसद है, ए कैंडिडेट है, बी कैंडिडेट है, सी कैंडिडेट है, इसमें तीनों कैंडिडेटों को वोट देना पड़ता है। अगर सी को वोट नहीं दिया, ए को दे दिया, बी को दे दिया, तो ये वेद मत नहीं होगा, यानी ये मत काउंट नहीं होगा, ये रद्द हो जाएगा। इसलिए कुल वेद मत यानी कुल कितने वेद मत हैं और स्थानों की सीटें कितनी रिक्त है। तो मान लीजिए कि यहां पर आपको बताया गया कि 1/3 सदस्य रिक्त हो जाते हैं। तो मान लीजिए हमने 3 सदस्य की सीट खाली हो चुकी है, उसमें हम 1 जोड़ेंगे +1 करके इसको निकाल लेंगे। इससे क्या आएगा? इससे मतों का कोटा निर्धारित होता है। राज्यसभा की भूमिका कहां पर है? हमारा जो व्यवस्था है उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों वर्क करती है, तो उसके अकॉर्डिंग राज्यसभा की भूमिका क्या है? राज्यसभा की भूमिका है विधि निर्माण की, यानी गैर वित्तीय विधेयक को छोड़कर सभी में राज्यसभा की भूमिका बराबर रहती है।
ऐसा कैसे? यानी धन विधेयक से संबंधित राज्यसभा के पास अधिकतम पावर नहीं होती, वो अधिकतम 14 दिन तक विधेयक को रोक सकती है, यानी इस पर इसकी शक्ति कम है, लेकिन अन्य मामलों में इसके पास पर्याप्त शक्ति होती है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग यानी अनुच्छेद 61 के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 61 में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि प्रत्येक सदन यानी लोकसभा भी और राज्यसभा भी अपने कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। यहाँ पे लोकसभा को भी पर्याप्त महत्व दिया गया है और राज्यसभा को भी पर्याप्त महत्व दिया गया है। इसके बाद में हम देखते हैं न्यायाधीशों को हटाने में राज्यसभा की भूमिका। आर्टिकल 144 में बताया गया है कि सदन में उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 बहुमत, यानी सदन के दोनों सदनों के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत के द्वारा ही न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। तो इसमें भी राज्यसभा की बराबर भूमिका होती है। राज्यसभा की प्रधानता, राज्यसभा की प्रधानता का अर्थ है कि इसमें इसे लोकसभा से ज्यादा शक्ति दी गई है, लोकसभा से ज्यादा शक्ति दी गई है। कैसे? राज्य सूची पर विधि निर्माण के लिए राज्यसभा का प्रस्ताव चाहिए, यानी राज्य सूची का कोई विषय है, आपको पता है कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है, संघ सरकार को नहीं। इस पर अगर कानून बनाना है तो पहले राज्यसभा इसे विशेष बहुमत से यानी 2/3 बहुमत से पारित करेगी और उसके बाद में ही संघ को यह अधिकार दिया जाता है कि वे राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए। तो यहाँ पर राज्यसभा की प्रधानता होती है। लोकसभा ऐसा नहीं कर सकती कि वो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर कर राज्यसभा के राज्य सूची के विषय पर कानून बना दे, नहीं, यहाँ पर ओनली प्रधानता किसको है? राज्य सूची को है। दूसरा इसमें बताया गया है कि अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण, अखिल भारतीय सेवाएं जैसे IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, 3 सर्विस ऐसी है जो हमारी अखिल भारतीय सर्विस है। इसमें क्या होता है? संघ का प्रभुत्व ज्यादा होता है, तो इसलिए अगर संघ से रिलेटेड कोई शक्ति देनी है, ऐसी अखिल भारतीय सर्विस इंट्रोड्यूस करनी है, तो वहां पर भी क्या है कि राज्यसभा से विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करवाना होगा। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्यसभा का अनुमोदन आवश्यक है। आर्टिकल 352 में बताया गया है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगवाना है तो वहां पर राज्यसभा से सहमति जरूरी है, और वो सहमति कैसी होगी? इसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के 30 दिन के भीतर दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन करेगा, यानी यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों विशेष बहुमत से इसे पारित करेगी। और सेकंड कंडीशन इसमें बताई गई है कि अगर उद्घोषणा के पश्चात लोकसभा का विघटन हो जाता है तो 30 दिनों के भीतर राज्यसभा इसका अनुमोदन करेगी विशेष बहुमत से। यहां पर भी राज्यसभा को विशेष पावर दी गई है। इसके बाद में हम बात करते हैं, नोट लगा के एक बात है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में स्टार्टिंग में यह बात की गई थी कि जो भी व्यक्ति जिस राज्य का निवासी है, जिस भी मतदाता सूची में उसका नाम है, वो वहां से राज्यसभा के लिए निर्वाचित होगा। लेकिन 2003 के बाद में ये बाध्यता हटा दी गई है, यानी अब राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उस राज्य की मतदाता सूची में नाम होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा लोकसभा की संरचना, इस पर हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।